जंगल के मुहाने पर जानवरों की भारी भीड़ जमा थी। हाथियों का झुंड अपने बच्चों को लेकर दक्षिण की ओर कूच कर रहा था, जहां की घाटियां अभी भी शायद हरी भरी थी। शेरू, जिसकी उम्र ने अब उसकी दहाड़ को धीमा कर दिया था, एक ऊंची चट्टान पर बैठा अपनी प्रजा को जाते हुए देख रहा था। लाली, जिसके शरीर का मांस भूख से सूख चुका था, शेरू के पास आई। उसकी आंखें गड्ढों में धंसी थीं। महाराज, आप अब भी यहीं खड़े हैं? हाथी जा चुके हैं, हिरणों की अंतिम टोली भी निकल गई, पक्षी भी अब यहाँ नहीं चहकते। अगर हम आज रात यहाँ रुके तो बर्फ हमें जीवित दफन कर देगी। चलिए महाराज, अपनी जान बचाइए। लाली, जिस मिट्टी ने मुझे राजा की उपाधि दी, जहाँ की नदियों ने मेरी प्यास बुझाई और जहाँ मेरे पूर्वजों की हड्डियां दफन हैं, उसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? उन सब के लिए ये सिर्फ एक रहने की जगह थी। मेरे लिए ये मेरा घर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तभी भालू वहां आया। वो इतना कमजोर हो गया था कि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। शेरू भाई, लाली सही कह रही है। भूख बर्दाश्त नहीं होती। मेरे बच्चे कल रात से नहीं जागे हैं। उनकी सांसें चल रही हैं, पर वे उठ नहीं रहे। बल्लू, तुम चले जाओ, अपने बच्चों को ले जाओ। अगर तुम सब यहाँ रुके तो इस ठंड और भूख से तुम सबकी जान चली जाएगी। कैसे चला जाऊं महाराज? मेरी पत्नी इसी जंगल की गुफा में मरी थी। यहाँ की हर गुफा, हर पेड़ की छाल मुझे उसकी याद दिलाती है। मैं अपनी यादों को इस बर्फ में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। चाहे मौत आ जाए, पर मैं यहीं रहूंगा। इधर जंगल के भीतर एक पुरानी बरगद की खोखल में खरगोश और गोलू गिलहरी एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। वे इतने छोटे थे कि बर्फ की एक फुहार भी उन्हें उड़ा ले जाए। गोलू, क्या तुम्हें याद है, पिछले साल इस समय हम गाजर की खेतों में दौड़ते थे? कितनी धूप थी ना? याद मत दिलाओ बीनू। भूख से पेट में ऐसा लग रहा है मानो कोई पत्थर चुभ रहा हो। कल चीकू बंदर ने मुझसे कहा था कि वो कुछ बेर लेकर आएगा, पर वो तो वापस ही नहीं आया। उसी समय राका भेड़िया खोखल के पास आया। राका को हमेशा सब स्वार्थी समझते थे, पर आज उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी। उसने अपने मुंह में दबी हुई एक फल गोलू की तरफ बढ़ा दी। इसे चबा लो, इसमें मांस नहीं है, पर शायद तुम्हारे शरीर को थोड़ी ताकत मिले। मुझे ये पुराने नाले के पास बर्फ के नीचे दबी मिली थी। राका भाई, आप खुद इतने कमजोर हो गए, आपने ये क्यों नहीं खाई? अगर मैं खा लेता तो मेरा पेट भी नहीं भरता। तुम दोनों इसे खा लो, कम से कम तुम्हारा तो पेट भरेगा। इस जंगल ने हमें साथ रहना सिखाया है, अकेले नहीं। रात गहराने लगी। बर्फबारी इतनी तेज हो गई कि एक हाथ की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शेरू ने सभी बचे हुए जानवरों, लाली, बलू, राका, बीनू और गोलू को अपनी गुफा में बुला लिया। ये जंगल के इतिहास में पहली बार था कि शिकार और शिकारी एक ही जगह एक दूसरे की जान बचाने के लिए बैठे थे। आज रात हम एक परिवार हैं। अपनी नफरत और अपनी भूख को भूल जाओ। बस अपनी देह की गर्मी एक दूसरे को दो और सब मिलजुल कर एक साथ रहो। सब एक घेरा बनाकर बैठ गए। बलू ने नन्हे बीनू और गोलू को अपनी घनी खाल के नीचे छिपा लिया। महाराज, क्या कल सूरज निकलेगा या ये रात कभी खत्म नहीं होगी? सूरज तो निकलेगा लाली, पर शायद हमारी आंखें उसे देखने के लिए नहीं खुलेंगी। पर याद रखना, हमारी ये यादें, हमारी ये वफादारी इस जंगल की हवाओं में हमेशा के लिए बस जाएगी। अचानक गुफा के बाहर से एक बहुत तेज आवाज आई। कोई पेड़ बर्फ के बाहर से गिर गया था। उस बर्फ के साथ ही बलू के शरीर में एक सिहरन हुई और वो शांत हो गया। बलू चाचा, आप हिल क्यों नहीं रहे? शेरू ने बलू की गर्दन पर अपना पंजा रखा। बलू का शरीर ठंडा पड़ चुका था। भूख और ठंड ने जंगल के सबसे वफादार साथी को छीन लिया था। गुफा में एक सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ बाहर चलने वाली ठंडी हवाओं की सिसकियां तोड़ रही थीं।
रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। बल्लू भालू का निर्जीव शरीर गुफा के कोने में पड़ा था, जो इस बात का गवाह था कि प्रकृति का प्रकोप कितना क्रूर है। बीनू खरगोश और गोलू गिलहरी बल्लू के शरीर के पास बैठकर रो रहे थे। उनकी मासूमियत इस भयानक सन्नाटे में और भी अधिक दुखदाई लग रही थी। शेरू की सांसें अब भारी हो रही थीं। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ रही थी। राका, लाली, मेरी बात ध्यान से सुनो। बलू चला गया और अब मेरी भी बारी है। मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा, लेकिन तुम दोनों जवान हो। तुम में अभी भी दौड़ने की ताकत है। तुम दोनों सबको लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। नहीं महाराज, हम आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर मरना ही है तो हम सब साथ मरेंगे। ये मेरी आज्ञा है। इन नन्हे बच्चों बीनू और गोलू को देखो, ये इस जंगल का भविष्य है। अगर ये मर गए तो हमारी यादें भी मर जाएंगी। लाली, तुम चतुर हो, तुम रास्ता जानती हो। राका, तुम में रक्षा करने का साहस है। इन दोनों को दक्षिण की घाटी तक ले जाओ। पर महाराज, बिना आपके हम वहां कैसे पहुंचेंगे? रास्ते में बर्फ के तूफान हैं। मेरी यादों को अपनी हिम्मत बनाओ। जब भी थकान लगे याद करना कि तुम्हारा राजा आज भी अपनी गुफा के द्वार पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ, अब समय नहीं है। राका और लाली बीनू और गोलू को लेकर गुफा से बाहर आ गए। आखिरी बार अपने राजा की ओर देखा। शेरू अपनी गुफा के मुहाने पर शान से बैठा था, भले ही उसके अंदर प्राण धीरे धीरे निकल रहे थे। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, बर्फीले तूफान ने उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की। पैर बर्फ में धंस रहे थे। उनके पैर पूरी तरह जख्मी हो गए, पर वो रुका नहीं और मन में एक उम्मीद लिए आगे बढ़ते रहे। राका भाई, क्या महाराज हमारे पीछे आ रहे हैं? हाँ बीनू, वे बस थोड़ा आराम करके आ रहे हैं। तुम बस अपनी आंखें खुली रखो और आगे बढ़ते रहो। रास्ते में उन्हें कई अन्य जानवरों के जमे हुए शरीर मिले, जो पलायन करने की कोशिश में हार गए थे। ये दृश्य दिल को चीर देने वाला था। भूख इतनी तेज थी कि गोलू गिलहरी कमजोरी से बेहोश होने लगी। गोलू, जागते रहो। देखो, सामने वाली पहाड़ी के पीछे सूरज निकलने वाला है। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बर्फ का एक बड़ा पहाड़ गिर गया था और रास्ता बंद था। वहां से निकलने का सिर्फ एक ही छोटा सा छेद था, लेकिन वो बहुत संकरा था। लाली, तुम और बच्चे निकल जाओ। मैं इस छेद को अपने पंजों से चौड़ा करने की कोशिश करता हूँ। राका ने अपने खून से लथपथ पंजों से बर्फ और जमी हुई मिट्टी को खोदना शुरू किया। ठंड के कारण उसके घाव नीले पड़ गए थे, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अंत में रास्ता इतना बड़ा हो गया कि लाली और बच्चे निकल सके। रखा रास्ता बन चुका है, अब जल्दी से यहाँ से चलो। लाली, मेरा पैर जम चुका है, मैं अब और नहीं चल सकता। तुम जाओ, इन बच्चों को उस हरी घाटी तक ले जाओ जिसकी बात शेरू भाई करते थे। नहीं राका भाई, हम साथ चलेंगे। बीनू, तुमने वादा किया था ना कि तुम बहादुर बनोगी। जाओ, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। राका वहीं उस बर्फ के छेद के पास बैठ गया ताकि उसकी देह उस रास्ते को बंद होने से रोक सके और लाली व बच्चे सुरक्षित निकल सके। वो अपनी मिट्टी के लिए एक और बलिदान था। घंटों के सफर के बाद लाली के पैर जब हरी घास पर पड़े तो उसे यकीन नहीं हुआ। सूरज की पहली सुनहरी किरण ने घाटी को चूम लिया था। वहां सचमुच हरियाली थी, फल थे और गर्मी थी। लाली दीदी, क्या शेरू महाराज और राका भाई कभी आएंगे? लाली ने पीछे मुड़कर सफेद पहाड़ियों की ओर देखा, जहां अब भी बर्फ गिर रही थी।
उसकी आंखों से आंसू गिरकर हरी घास को भिगो रहे थे। वे कभी नहीं आएंगे गोलू, लेकिन वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जब भी हवा चलेगी हमें शेरू महाराज की दहाड़ सुनाई देगी। जब भी हम सुरक्षित महसूस करेंगे हमें राका भाई का साहस याद आएगा। और जब भी हम अपनी जड़ों की बात करेंगे हमें बल्लू भाई का प्यार याद आएगा। जंगल के उन वफादार सिपाहियों ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी जान, अपनी भूख और अपनी देह, पर उन्होंने एक चीज बचा ली थी, सम्मान। उन्होंने साबित कर दिया कि कुछ लोग पलायन करके जीना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ महान आत्माएं अपनी मिट्टी की खुशबू में मरना ही अपना सबसे बड़ा पुरस्कार समझती हैं। आज भी जब श्रावस्ती के जंगल में बर्फ गिरती है तो हवाओं में एक शेर की दहाड़ और एक भेड़िए की करुण पुकार सुनाई देती है, जो उन बच्चों को याद दिलाती है कि उनकी सांसों की कीमत क्या थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लग रही है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हर कहानी और भी खास होने वाली है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है।